घंटे बाद नरेंद्र मोदी देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा। शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर आज बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक और कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक में बैठकों का दौर जारी है। योगी आदित्यनाथ जहां आज लखनऊ में अपने सभी मंत्रियों के साथ यूपी में पार्टी की हार पर समीक्षा बैठक करेंगे, तो अखिलेश यादव ने भी आज अपने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बुलाया है। तो देखिए, इस बार यूपी की रेस अखिलेश की साइकिल ने जीती है। इस बार अखिलेश के 37 सांसद जीते हैं। तो वहीं मुंबई में आज 2 मीटिंग है। एक मीटिंग महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास पर होगी, जिसमें पार्टी के विधायकों को बुलाया गया है। तो वहीं बीजेपी महाराष्ट्र में पार्टी की खराब प्रदर्शन पर भी समीक्षा बैठक होगी। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। ये मीटिंग अशोका होटल में होगी। तो वहीं ममता दीदी ने भी अपने नवनिर्वाचित सांसदों को बुलाया है। माना जा रहा है कि दीदी उन्हें संसद में पार्टी अपनी बात कैसे रखे उसके टिप्स भी दे सकती हैं। तो आज बैठकों का दौर जारी है। जो तय है वो ये कि कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल होंगे, सहयोगियों को कितना मौका मिलेगा और किस हिसाब से मंत्रिमंडल का जो मंत्रियों के पद हैं उसका बंटवारा होगा, इस पर सभी की निगाहें बिल्कुल टिकी हुई हैं। अब देखिए, साफ ये है कि कहीं हार की समीक्षा हो रही है तो कहीं जीत का जश्न है, लेकिन इन सभी के बीच देश की नजर मोदी 3.0 के मंत्री परिषद पर टिकी हुई है। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि इस बार कौन कौन मंत्री बन रहा है, या इस बार किसकी मंत्री परिषद से छुट्टी कर दी जाएगी। नरेंद्र मोदी, नीतीश और नायडू की पार्टी के कितने सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा। चिराग अगर कैबिनेट में शामिल हुए तो उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। मतलब यह है कि हिस्सेदारी से लेकर जिम्मेदारी तक का फॉर्मूला सेट किया जा रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कौन मंत्री बनेगा, किस पार्टी को कितने पद मिलेंगे, ये सारी चीजें चंद घंटों में क्लियर हो जाएंगी। नीतीश नायडू की ख्वाहिश के मुताबिक मंत्रिमंडल का खाका सेट किया जा रहा है। कितने कैबिनेट, कितने राज्य मंत्री, ये सारी चीजें मंथन का हिस्सा हैं। चिराग जयंत को जिम्मेदारी से लेकर सभी घटक दलों की हिस्सेदारी तय की जा रही है। और ये जो तस्वीर है, ये जैसे ही शपथ ग्रहण होगी नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के तौर पर, वैसे ही ये तस्वीर क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होने जा रहा है। मोदी 3.0 में किसको जगह मिल रही है, किसको जिम्मेदारी मिल रही है और किसकी छुट्टी की जा रही है। जो सहयोगी इस बार एनडीए में बड़ी भूमिका में रहने वाले हैं, एनडीए सरकार में बड़ी भूमिका में रहने वाले हैं, उन सहयोगियों को क्या दिया जा रहा है, कैसा पोर्टफोलियो दिया जा रहा है, कितने पद दिए जा रहे हैं और कैसे चेहरों का चयन किया जा रहा है। सबसे पहले बात आइए बिहार की करते हैं, क्योंकि बिहार पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वजह है नीतीश कुमार की वजह से। अब बिहार में कौन कौन मंत्री बन सकता है, जेडीयू और बीजेपी के पास विकल्प क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की हलचल दिल्ली में है। मुंगेर से चुनाव जीते जेडीयू के लल्लन सिंह नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। अब लल्लन सिंह को क्या कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, लल्लन सिंह के नाम को लेकर क्या विचार हो रहा है, लल्लन सिंह मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इन तमाम बातों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक चेहरा आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि जो 12 सांसद जेडीयू के बिहार से चुनकर आए हैं, उन 12 सांसदों में से किस चेहरे की प्रबल संभावनाएं इस मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर हो सकती है। क्या जातीय समीकरण सेट करने की कोशिश की जाएगी। मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अब देखिए देवेंद्र, ये चेहरे जो बिहार से जेडीयू के सांसद चुन के आए हैं, 12 चेहरे, ये हमने स्क्रीन पर डाल दिए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कैसे जातीय समीकरण सेट किया जाएगा, या इनमें से कौन सा ऐसा चेहरा आपको नजर आ रहा है जिसकी किस्मत खुल सकती है कल मंत्रिमंडल को लेकर। जेडीयू के कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसके पीछे जो राजनीतिक तर्क हो सकता है उस आधार पर समझें तो नीतीश कुमार की ज़रूर ये कोशिश रहेगी कि एक फॉरवर्ड बर्थ वो रखें। उनके कोटे की जो हिस्से में जो सीटें हैं, उस फॉरवर्ड बर्थ की बात कर लें तो पहला नाम ललन सिंह कास्ट के हिसाब से नहीं, लेकिन इस लिहाज से कि अगर उनको खाली छोड़ा गया तो पिछला जो एक्सपीरियंस था कि ऐसा माना जा रहा था जेडीयू में कि क्योंकि आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया गया, इसलिए वो नाराज हुए और फिर आरजेडी के साथ नजदीकियां उन्होंने बढ़ा दी। शायद इस बार वो खतरा ना उठाया जाए। लेकिन ललन सिंह और संजय झा ये दो बेहद करीबी नेता हैं नीतीश कुमार के। इन दोनों में से एक
किसी एक को जगह फॉरवर्ड कोटे वाली दी जा सकती है। इसके बाद दूसरी बड़ी प्राथमिकता उनकी होगी अति पिछड़ा, जो कि नीतीश कुमार का बहुत ही खास वोट बैंक रहा है। अति पिछड़ा में अगर बात करें तो इसमें सबसे आपको दिलचस्प नाम दिखेगा रामप्रीत मंडल, जो कि इस बार भी बिहार के नेताओं में जो जीत का मार्जिन है एनडीए के नेताओं में, उसमें आप देखें तो लगभग सबसे ज़्यादा मतों से इनकी जीत हासिल हुई है। शायद ये एक वो नाम हो सकते हैं कि इनको नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में देना चाहें। एक उनकी एक कोशिश होगी कि कुशवाहा को भी जरूर दे दिया जाए, और वहाँ पर सुनील कुमार जो कि वाल्मीकि नगर से सांसद हैं वो हैं। और एक दिलचस्प नाम जो कि जिसके बारे में मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता भी वो चाहेंगे कि हाँ उस चीज़ को कर दिया जाए, वो राज्यसभा के सांसद हैं रामनाथ ठाकुर, यानी कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जिनको अभी अभी भारत रत्न दिया गया है, उनके बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, और उनको एक जगह दी जा सकती है। तो इन 3-4 नाम में से ही नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल को फाइनल करेंगे ऐसा लग रहा है। और जेडीयू के नेताओं से बातचीत करें तो इन्हीं नामों को लेकर वो सामने आए हैं। दिनेश चंद्र यादव सीनियर नेता हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, बार बार ये सांसद हैं, तीसरी बार सांसद होंगे, लेकिन यादव जेडीयू मंत्री बनाए इस बात की संभावना कम लग रही है। अच्छा, पहले वैकेंसी की अगर बात कर लें, उसके बाद चेहरे के हिसाब से बात करेंगे। कितनी वैकेंसी फिलहाल नीतीश कुमार के पास है, कितने पद वो भर सकते हैं, कितने मंत्री वो दे सकते हैं अपने कोटे से, कैबिनेट और राज्य में? उनकी एक कोशिश रहेगी कि जो कोशिश है रहेगी नहीं, एक कोशिश है कि कम से कम 1 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री उनको जरूर मिले। और उसके पीछे वजह यही है कि जो कास्टवार कॉम्बिनेशन है उसको उसकी भरपाई कर सके। आपको याद होगा कि पिछली बार आरसीपी सिंह से पहले वाले मंत्रिमंडल में जब उनको एक मंत्री पद दिया जा रहा था तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि अगर मैं किसी एक कास्ट के व्यक्ति को भेजूं तो पॉलिटिकली हमारे लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने मंत्रिमंडल से उस समय सरकार में शामिल थे, मंत्रिमंडल में वो नहीं आए। अब उनकी जरूर ये कोशिश रहेगी क्योंकि आगे बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उस परिस्थिति में अपना जातीय समीकरण ठीक तरीके से साध सके। और उस समीकरण के पीछे मैंने यही कहा कि जो फॉर्मूला होगा, एक फॉरवर्ड होगा, अति पिछड़ा होगा और कुशवाहा, एक अति पिछड़ा, कुशवाहा और एक दलित, इस तरह के कॉम्बिनेशन में वो जाना चाहेंगे। अब डिपेंड करता है कि बीजेपी 1 और 2 दे रही है या 1 और 3 दे रही है। यानी सभी को हिस्सेदारी नीतीश कुमार देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 12 सांसद तो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाए, एक एक नाम की हमने चर्चा की, आपको बताया कि किसकी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके अलावा राज्यसभा सांसद भी मंत्री बनने की रेस में हैं। और इन 12 सांसदों में जेडीयू के नंबर 2 लल्लन सिंह प्रबल दावेदार हैं, जैसा अभी देवेंद्र भी आपको बता रहे थे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद संजय झा और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी इस रेस में आगे चल रहे हैं। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, लल्लन सिंह ये सांसद कर आए हैं मुंगेर से, इनकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। संजय झा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, इनकी संभावना जताई जा रही है। और रामनाथ ठाकुर जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, इनकी भी संभावनाएं हैं कि शायद इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। कास्ट इक्वेशन से अगर आप देखेंगे या आप नैरेटिव के हिसाब से देखेंगे तो इन तमाम नामों पर फिलहाल जेडीयू के अंदर भी चर्चा की जा रही है। अब कास्ट इक्वेशन को कैसे ध्यान में रखा जाएगा, कास्ट फैक्टर कितना जरूरी है, यह भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि समीकरण अगर साधने हैं, मंत्रिमंडल में अगर चेहरों को इंक्लूड करना है तो जरूरी यह है कि कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखा जाए। और इसीलिए जेडीयू के जो सांसद हैं उसमें गोपालगंज से आलोक सुमन दलित समाज से आते हैं, मुंगेर से लल्लन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार की अगर बात करेंगे तो ये कुर्मी समाज से आते हैं, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार कुशवाहा समाज से आते हैं, शिवहर से लवली आनंद राजपूत समाज से आती हैं, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण चेहरा हैं। तो ये कास्ट इक्वेशन जेडीयू के फिलहाल 12 सांसदों की है। और इसमें अगर देखें तो क्या ये तो बात रही जेडीयू के कोटे के शामिल होने वाले, और देखिए इसमें जातियों को तो साधा जाएगा, लेकिन बीजेपी के इन दोनों में से कोई एक ही होगा, यानी कि लल्लन सिंह और संजय झा। हाँ, और दोनों ही नीतीश कुमार के बेहद करीबी। और जेडीयू के भीतर जो चर्चा है वो कहा यह जाता है कि लल्लन सिंह जो कि बीजेपी से दूर ले जाकर आरजेडी के करीब ले जाने वालों में इनकी प्रमुखता रही, और संजय झा के बारे में कहा जाता है कि वहां से वापस ये बीजेपी में लेके आए। ये तो बात रही जेडीयू की, लेकिन बीजेपी के जो अपने सांसद चुन के आए हैं उनमें सबसे ज्यादा नजर अगर किसी पर है तो वो गिरिराज सिंह पर है। उनका क्या होगा? भूमिहार कोटे से देखें तो भूमिहार कोटे से एक मंत्री होना ही होना है बीजेपी में, और उसमें सीनियरिटी के हिसाब से देखें और पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ उनके इक्वेशन के हिसाब से देखें और मंत्री के हिसाब से परफॉर्मेंस को लेकर अगर देखें तो ये तीनों चीज़ उनके फेवर में जाती है। और उस लिहाज से जो पहला प्रमुख नाम रहेगा वो गिरिराज सिंह का रहेगा। दूसरे जो भूमिहार हैं वहाँ से वो हैं विवेक ठाकुर, जो कि राज्यसभा में ऑलरेडी थे, अभी भी उनका कार्यकाल बाकी था, बावजूद इसके नवादा से पार्टी ने उनको लड़ाया है। जाहिर तौर पर ऐसा समझा जा सकता है कि पार्टी ये संकेत दे रही है कि आगे भूमिहार चेहरे के तौर पर पार्टी उनको आगे लेके आ रही है, जो कि डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। लेकिन इन दो में से एक ही भूमिहार होना है, और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गिरिराज सिंह अपने सीनियरिटी, अपने इक्वेशन, अपने पहले के परफॉर्मेंस के आधार पर शायद वो उनसे आगे रहेंगे।
अच्छा देखिए, नीतीश कुमार की लगातार बैठकें चल रही हैं, अपने सांसदों के साथ भी वो बैठक कर रहे हैं। जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई थी। एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का जो फॉर्मूला है वो अब जरूर आगे रखा जा सकता है और उसी के हिसाब से तमाम जातीय समीकरणों को सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बात रही देखिए जेडीयू की। बिहार से कितने मंत्री बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या जातीय इक्वेशन साधा जाएगा, इसकी संभावनाएं क्या है, ये हमने आपको बताया। लेकिन जो दूसरे बड़े प्लेयर हैं, या यूं कहें जो बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में, वो है टीडीपी की। मोदी सरकार में टीडीपी में कितने मंत्री बन सकते हैं और रेस में कौन कौन आगे चल रहा है, आइए अब आपको उसके बारे में भी बता देती हूं। दरअसल एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। टीडीपी के 16 सांसद जीतकर संसद पहुंचे हैं, तो ऐसे में 4 मंत्री उनके कोटे से बनाए जा सकते हैं, जिसमें राम मोहन नायडू, जीएम हरीश, पूर्व आईपीएस टी कृष्णा प्रसाद और वेमी रेड्डी प्रभाकर रेस में फिलहाल शामिल हैं। तो देखिए, चंद्रबाबू नायडू की ख्वाहिश यह है कि 5 मंत्री पद उनको दिए जा सकें। 27 साल की उम्र में साल 2014 में पहली बार एमपी बनने वाले राम मोहन नायडू ने इस बार जीत की हैट्रिक लगाकर अपने नेता चंद्रबाबू नायडू को बहुत इंप्रेस किया है और इसीलिए उनकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। चंद्रमोहन नायडू के बेहद करीबी कहे जाने वाले दिवंगत टीडीपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एरन नायडू के बेटे हैं और इस बार कैबिनेट मंत्री के रूप में सबसे प्रबल दावेदार हैं। जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो है जीएम हरीश का। जीएम टीडीपी का दलित चेहरा है और पूर्व लोकसभा स्पीकर जीएम बाल योगी के बेटे हैं। 2019 के चुनावों में सिर्फ 40,000 वोटों के अंतर से हारने वाले हरीश ने 24 के चुनाव में 3 लाख से ज्यादा अंतर के रिकॉर्ड से जीत दर्ज की है। फिलहाल देखिए, 16 चेहरे आपके सामने हमने रख दिए हैं जो कि नायडू के पार्टी के हैं और इनमें से चंद्रबाबू नायडू को चयन करना है कि किसे मंत्री बनाना है, किसे राज्य मंत्री बनाना है, किसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना है। ये सबसे ज्यादा निर्भर करता है इन्हीं चेहरों पर और इन्हीं चेहरों के हिसाब से फिलहाल चर्चा जो है वो की जा रही है। मेरे सहयोगी टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, हम 16 चेहरे इस वक्त अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहला चेहरा जो राम मोहन नायडू का है, जिनकी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं, वो तो एक नाम है ही। और इन 16 चेहरों में से किसको आप देख रहे हैं जो फिट बैठ सकता है नायडू के फॉर्मूले में? जी देखिए, अगर राम मोहन नायडू की बात कर लें तो जो भी क्राइटेरियाज हैं मोदी कैबिनेट में बने रहने के लिए, वो सारे क्राइटेरियाज को एक तरह से टिक करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बार लगातार वो सांसद चुने गए हैं। 27 साल के थे 2014 में जब पहली बार वो एमपी बने थे। इस वजह से वो बहुत युवा चेहरा भी हैं, चंद्रबाबू नायडू की पसंद भी हैं और बड़ी बात ये भी है कि वो एरन नायडू जो चंद्रबाबू नायडू के बहुत करीबी नेता रहे, उनके बेटे हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर के। तो इस लिहाज से हमको ऐसा लगता है कि राम मोहन नायडू जो हैं सबसे प्रबल दावेदार हैं। जैसा ये बताया जा रहा है लगातार, लगभग ये बात अब क्लियर भी हो गई है प्राची की 1 कैबिनेट और 2 एमओएस जो हैं टीडीपी के कोटे में जा सकता है। हालांकि 2 कैबिनेट और 2 एमओएस की मांग की गई है। मांग क्या की गई है, ये कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि लगातार टीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की डिमांड जो है वो नहीं रखी जाएगी। इच्छा है कह सकते हैं टीडीपी की कि उन्हें 2 कैबिनेट और 2 एमओएस मिल जाए, क्योंकि 2014 में जब टीडीपी के पास इतने ही 16 सांसद थे तब उन्हें 1 एमओएस और 1 कैबिनेट मिला था। लेकिन अब आप जानते हैं कि हालात थोड़े से बदले हुए हैं, इसलिए चाहते हैं कि 2 कैबिनेट और 2 एमओएस मिल जाए। ऐसे में राम मोहन नायडू का कैबिनेट मंत्री के रूप में चुना जाना लगभग ऐसा कह सकते हैं कि तय माना जा रहा है। इसके अलावा टी कृष्ण प्रसाद और जो बाल योगी जो फॉर्मर स्पीकर, उनके बेटे हैं जीएम हरीश, ये 2 नाम हैं जो दलित चेहरों के रूप में सबसे आगे चल रहे हैं। टी कृष्ण प्रसाद आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, प्रशासनिक सेवा का जबरदस्त अनुभव है और चंद्रबाबू नायडू के काफी करीबी हैं। पहली बार हालांकि वो सांसद चुनकर आए हैं टीडीपी से। लेकिन हाईटेक सिटी का निर्माण जब हैदराबाद में किया गया था तो जो कोर टीम थी चंद्रबाबू नायडू की, उसमें ये प्रमुख थे, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इनको जगह दी जा सकती है। बाल योगी के बेटे होने के नाते दलित चेहरे के रूप में जीएम हरीश का नाम भी आगे यहां पर चल रहा है। इसके अलावा वेमी रेड्डी प्रभाकर रेड्डी जो नेल्लोर से सांसद चुने गए हैं, पीएस विजय साई रेड्डी वाईएसआरसीपी के बड़े नेता को उन्होंने हराया। यही नहीं, जो नेल्लोर मंडल के 10 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी के लिए उन्होंने जीत दर्ज करके दी। बहुत प्रभावी चेहरा है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का, इसीलिए हो सकता है कि उनका नाम भी आगे चल रहा है। इसी तरह से अगर हम विजयवाड़ा की बात कर लें तो वहां पर जो एमपी हैं पी चंद्रशेखर, वो भी काफी उनका भी नाम आगे चल रहा है। नाम राघवन इस वक्त बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके पीछे क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं अगर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो। राम मोहन
मोहन नायडू श्रीकाकुलम से जीत की हैट्रिक लगाई है। चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री येरन नायडू के बेटे हैं, टीडीपी का दलित चेहरा है। जीएम हरीश, इनका भी नाम चल रहा है। कृष्ण प्रसाद पूर्व आईपीएस और दलित चेहरा है, प्रशासनिक अनुभव और नायडू के बेहद करीबी माने जाते हैं। 16 में से ये 3 चेहरे अगर हम पिक करें तो क्या इन 3 चेहरों को लेकर ही चर्चा चल रही है, चॉइस हो सकती है टीडीपी की? इन दो में से एक होना चाहिए। हरीश और कृष्ण प्रसाद अगर दोनों के कास्ट के हिसाब से देखें तो 2 दलित चेहरे में से कोई एक दलित चेहरा देकर फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन साधने की कोशिश की जाएगी। और राम मोहन नायडू के बारे में बात करें तो उसमें तो कोई संदेह नजर नहीं आ रहा है। और एक शानदार सांसद की जो छवि होती है ना प्राची, वो लगातार उन्होंने अपने दोनों टर्म में ये दिखाई है कि चाहे दूसरे सांसदों से इंटरेक्शन के मामले में हो, संसद की कार्रवाई में भाग लेने की बात हो, और बहुत ईजी पर्सनालिटी, ईजी गोइंग पर्सनालिटी। पढ़ाई लिखाई उन्होंने दिल्ली से क्योंकि की है तो हिंदी भी काफ़ी अच्छी बोल लेते हैं, तो इनके दूसरे पार्टी के नेताओं से भी बड़े अच्छे संबंध हैं। और राम मोहन नायडू के बारे में तो कोई संदेह नहीं। जीएम हरीश और कृष्ण प्रसाद में से शायद कोई एक दलित चेहरा लेकर एक दूसरा नाम किसी और कोटे से लेकर आने की कोशिश की जाए। 16 सांसद टीडीपी के पास हैं, तो एक कैबिनेट और दो एमओएस, उस पर डील पक्की हो गई है, फाइनल हो गई है, बताया यही गया है। हालांकि उसमें उनकी जरूर ये कोशिश है कि उसको एक और बढ़ा दें। कोशिश के हिसाब से आप समझ सकती हैं कि आइडिया ये रहता है कि हर एक रीजन के हिसाब से या कास्ट के हिसाब से जो भी आपके पॉलिटिकल कंपल्सन है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन निर्भर करेगा इस बात पर कि यहाँ से फिर फाइनली क्या बोला जाता है। कल जो बातचीत हुई थी उस बातचीत में उन्होंने अपना इक्वेशन बता दिया था कि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन वो आंध्र प्रदेश से चाहेंगे, और उसमें फिर पवन कल्याण वो उनके साथ ही शामिल किया जाएगा या उनको अलग से दिया जाएगा। बीजेपी की एक कोशिश है कि आंध्र प्रदेश में कि डी पुरंदेश्वरी को ज़रूर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और डी पुरंदेश्वरी के बारे में प्राची मैं आपको बताऊं कि जब टीडीपी के साथ गठबंधन हो रहा था तो चंद्रबाबू नायडू ये चाहते थे, उनके इक्वेशन पुरंदेश्वरी के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और वो ये चाहते थे कि उनको आंध्र प्रदेश की राजनीति से बाहर लाया जाए। बीजेपी ने 2 टूक शब्दों में इनकार किया कि यहाँ से दिल्ली से उनको मैसेच्यूसेट्स हटा के वहाँ भेजा ही गया इसलिए कि उनको चुनाव लड़ाया जाए, और फाइनली उनको चंद्रबाबू नायडू को स्वीकार करना पड़ा। कोई चॉइस रखी जा रही है जी पोर्टफोलियो को लेकर चॉइस जैसी चीज कुछ नहीं। कुछ दलों ने जरूर ये रखा है कि अगर ये मंत्रालय हमें मिल जाता तो हम अपने क्षेत्र को ज्यादा बेहतर तरीके से कैटर कर सकते हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो अगर शहरी विकास मंत्रालय उनके कोटे में आता है तो उनको खुशी होगी।